नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 डेज की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दौसा में अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को आंतरिक लोकतंत्र बताया। उन्होंने माना कि मतभेद हैं, लेकिन यही कांग्रेस की खूबसूरती भी है। राहुल ने यह भी कहा कि संसाधनों के अभाव में कांग्रेस को बीजेपी की तरह चुनावी कामयाबी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि चीन का मकसद सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी है। वहीं यात्रा के मकसद के सवाल पर राहुल गांधी का कहना है कि निजी तौर पर उन्हें खासा फायदा मिला है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ, इसका साफ जवाब किसी के पास नहीं है। खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राजस्थान के दौसा पहुंचे। यहां राहुल को भारी जनसमर्थन मिलता नजर आया। उनके साथ चलने वालों का भारी हुजूम शायद ही पहले देखा गया होगा। यहां राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में पार्टी की गुटबाजी के सवाल का जवाब दिया। मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो। ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि जिन राज्यों से भी यात्रा गुजरी है वहां गुटबाजी से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं और नेताओं का सहयोग मिला। केरल में भी खासी भीड़ जुटी तो महाराष्ट्र में पार्टी के कमजोर होने के बावजूद अपार जनसमर्थन मिला। तो एमपी और राजस्थान में भी एकजुटता नजर आई। लेकिन सवाल ये है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ चल रही इस यात्रा का असली मकसद है क्या? दरअसल कांग्रेस अपने खिलाफ दशकों से चल रहे दुष्प्रचार और सामाजिक ध्रुवीकरण से समावेशी राजनीति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये यात्रा कर रही है। जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस। जाहिर है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति ने कांग्रेस की सियासी जमीन लगभग खत्म सी कर दी है। इसीलिए कांग्रेस इसे राजनीतिक यात्रा ही मानती है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर यात्रा सफल है तो गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार क्यों हुई? राहुल इसके लिए संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि कांग्रेस को खुद को पहचानने की जरूरत है। वो उसके जरिए जनता से जुड़ने और संगठन को मजबूत करने की कोशिश को भी स्वीकार करते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस यात्रा के जरिए महंगाई और बेरोजगारी के साथ राज्यों में आम लोगों की जरूरतों से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस पीएम मोदी को तानाशाह साबित करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसे चुनावी यात्रा कहने से भी बच रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा ने आज 100 दिन पूरे किए हैं और आज 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल जी का पिछले 100 दिनों में। वहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को 2024 के चुनाव में कुछ फायदा मिलने के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ये यात्रा राहुल गांधी की छवि सुधारने के मकसद से की जा रही है। साफ है कि चुनावी जीत के लिए गांधी परिवार पर आज भी कांग्रेस निर्भर है। वहीं पॉलिटिकल मार्केटिंग के नजरिए से भी देखा जाए तो राहुल की लगातार मीडिया में बिगाड़ी गई छवि में सुधार जरूर हुआ है। बीजेपी समर्थक पप्पू कहा करते थे, आज वो अपने पप्पूपन को ही हथियार बनाकर खड़ा हो गया है। 2014 के पहले पीएम मोदी की हिमालय में तपस्या करने वाले और हर समस्या के समाधान जानने वाले महाबली की बनाई गई थी।
पीएम मोदी जिसे शहजादा कहते थे, वही राहुल सहजता, सरलता, 3500 किलोमीटर की यात्रा का कठिन लक्ष्य तय करके सर्वधर्म समभाव और समावेशी राजनीति की जमीन तैयार करता दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अगले साल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिलने वाली सफलता से ही इस यात्रा की कामयाबी को तौला जाएगा। लेकिन ये तय है कि सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए पूछा करती थी कि कहां है विपक्ष, कहां गए राहुल गांधी। तो अब ये कहना और कहकर निकल जाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कांग्रेस बड़े संकट से गुजरी, तमाम आरोप उस पर लगते रहे। राहुल गांधी के लिए किस तरह की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, क्या उन सभी सवालों के जवाब इन 100 दिनों में मिल पाए हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, और अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जयतिलक जी, आपसे शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हमारे दिग्गज 2 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं उनसे शुरुआत करेंगे। कैसे देखा जाए इस यात्रा को? 100 डेज, एक शतक पूरा किया है, लेकिन वो आरोप जो लगते रहे हैं नेतृत्व क्षमता को के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, क्या उन सवालों के जवाब ये यात्रा अभी तक दे पाई है? रविंद्र जी, इस राजनीतिक यात्रा के ढेर सारे निहितार्थ हैं और इसको कई आयामों से देखा जाना चाहिए। चूंकि देश में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है विगत करीब आप कह सकते हैं 2014 के बाद से, जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई तो उस समय कांग्रेस 14 राज्यों में सरकार थी। आज जो है 3 राज्यों में सिमट करके रह गई है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए अब इससे नीचे जाने की जमीन भी नहीं बची है। वह चाह करके भी इससे नीचे नहीं जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और चूंकि अब राहुल गांधी जी की यात्रा, ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जन स्वीकार्यता तभी हासिल होती है जब नेतृत्व जो है या जो शीर्ष नेता होता है वह लोगों से जुड़ता है, अपनी बातों को रखता है और जनमानस के विचार को, चाहे उसके राजनीतिक विचार हो, आर्थिक विचार हो, उसको सुनता है। और यह देश की रवायत भी रही है आजादी के समय से लेकर के अब तक। जिन राजनेताओं ने जमीन पर अपनी लड़ाई को आगाज किया, निसंदेह उसे सफलता मिली है। तो राहुल गांधी का बेशक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए तो लाभ है ही है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से उनकी छवि को एक जो है ऐसे किरदार के रूप में बनाने की कोशिश हुई कि ऐसा व्यक्ति देश के लिए मुफीद नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है। क्या आप उस किरदार से ऊपर उठ चुके हैं राहुल? बिल्कुल नहीं, इसका तो भी लिटमस टेस्ट होना बाकी है। हम लोग गुजरात और हिमाचल के चुनाव से महज उस धारणा को स्थापित नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भी शामिल है इसमें। हाँ, लेकिन ये मान करके चलिए कि जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए खोने के लिए क्या है? लोकसभा में देखिए 2019 में 1 सीट पाई, कर्नाटक में 1 सीट पाई, मध्य प्रदेश में 1 सीट पाई, राजस्थान में 1 सीट पाई, तेलंगाना के 17 में 3 सीट पाई। ठीक है, तो ये जो कार्यकाल और ये जो चुनाव हुए हैं और ये जो 100 डेज हैं, इसमें हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से देखें फिर? देखिए, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है, लेकिन चुनौती राहुल गांधी को या कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों से है। अब आप देखिए कि जहां भाजपा और कांग्रेस में सीधे जब चुनावी टक्कर होता है तो आप हिमाचल को उदाहरण बना लीजिए, या तो कांग्रेस आती है या भाजपा आती है। लेकिन कांग्रेस को उन राज्यों से जहां क्षेत्रीय पार्टियां उखड़ी हैं वहां दोबारा स्थापित नहीं हुई है। चाहे वो 89 के बाद उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, तेलंगाना को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है क्षेत्रीय पार्टियां है। भाजपा को मैं चुनौती बहुत नहीं मानता हूँ। हाँ, लार्जर पैमाने पर आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस जो है क्षेत्रीय राज्यों में जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का शासन है, हुकूमत है, वहाँ कांग्रेस अपने को मजबूत नहीं करेगी, तब तक जो है सत्ता तक पहुँचना उसके लिए बहुत दुरूह कार्य है। लेकिन हाँ, बेशक इस राजनीतिक यात्रा के कांग्रेस को फायदा मिलेगा और राहुल गांधी की भी छवि सुधरेगी, मेरा मानना है सर जी। रत्नाकर जी, आप सुन रहे हैं जयतिलक जी को, वो कह रहे हैं कि ठीक है, फायदा हुआ है, कुछ हद तक हुआ, लेकिन एक जो इमेज ऐसी बननी चाहिए जो आंकड़ों को पलट दे, वैसी इमेज अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वो बना पाए हैं राहुल गांधी। हाँ, उनको कुछ हद तक अपनी छवि सुधारने में फायदा जरूर हुआ,
आप कैसे देखते देखिए रविंद्र जी, मैं यही सबसे पहले चीज कहना चाहूंगा कि मैं एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहने का मतलब यही है कि हमने जब शुरुआत की थी तो शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अपार जन समूह जो है हमारे साथ जुड़ेगा और इतनी बड़ी यात्रा और लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा कि राहुल गांधी का आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने कहा कि हम सोचे कि केरल में हमारी सबसे बेहतर यात्रा होगी, लेकिन हर राज्य में यात्रा जो है बेहतर होती गई और यात्रा जो है आज देखिए कितनी बड़ी यात्रा और कितना बड़ा मैसेज जो है पूरे देश में जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले ही डिबेट कर रहा था तो वैभव भाई कह रहे थे कि यात्रा कहाँ है, आप लोगों के खाली मुंह से यात्रा सुनाई दे रही है, यात्रा दिखाई नहीं दे रही है। आज वैभव जी शायद देख करके इस यात्रा को और स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी की लहर जो चल पड़ी है वो 150 दिन जब पूरे होंगे उसके बाद देखिएगा देश की जनता के मानस पटल पे एक कितनी पॉजिटिविटी कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति आएगी। लेकिन वैभव जी के माथे पे कोई शिकन नहीं है इस यात्रा से जी, वैभव जी के माथे पे कोई शिकन नहीं इस यात्रा से। नहीं, वैभव जी शिकन दिखाएंगे नहीं ना, शिकन दिखाएंगे तो इनका भय दिख जाएगा। ये अंदर उसकी रणनीतिक तैयारी करते हैं, लेकिन वो दिख गया है कि अब ये सारी तैयारियां कर लें, ये किसी भी तरह का ऑपरेशन लोटस चला ले, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। अब जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चुनाव होगा और हिंदू मुसलमान, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, एनआरसी, 370, राम जन्मभूमि, ये सारे मुद्दे से लोग उब चुके हैं। लोगों को विकास चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए और उनका जीवन जो है वह सुखमय चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी। ये बात तो रत्नाकर जी आपकी इस बात में मजबूती तब हम मान सकते थे जब आप गुजरात में कुछ करके दिखा देते, लेकिन गुजरात में स्थिति तो आपकी बहुत दयनीय हो गई। देखिए रविंद्र जी, जो चुनाव हुए हैं निश्चित तौर पे गुजरात में परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का काफी बेहतर रहा, जो हम इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह से जो है इतना बेहतर उम्मीद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल में भी हम लोगों ने जो जीत हासिल की वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है और हम निश्चित तौर पे जो आने वाले राज्य के चुनाव है अगले साल उनमें भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको निश्चित तौर पे बता दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश हुआ या राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, इन सारे राज्यों में हम बड़ी मात्रा में जो है जीत हासिल करेंगे। और देखिएगा हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते आएंगे। जिस तरह से यात्रा हर राज्यों में उससे होकर गुजरी है उसका एक प्रभाव छोड़ता गया है, वो यात्रा जो है अपनी प्रभाव छोड़ता गया है। आज ये लोगों को संदेश गया है कि राहुल गांधी जिस नेक उद्देश्य के साथ ये यात्रा लेकर चले हैं वो नेक उद्देश्य की समझ लोगों को आना शुरू हो गई है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश एकजुट हो। नफरत की जो भावनाएं मन में सत्ताधारी पार्टी फैला रही है वो भावनाओं से अब उब चुके हैं लोग। उसमें कोई अब मतलब आगे कह नहीं सकते हैं कि राजनीति का कोई वो कहते हैं ना कि राजनीति करने का कोई गुंजाइश नहीं रहा, तो वो सारी गुंजाइशें अब खत्म हो गई है। जनता अल्टीमेटली चाहती है कि उसकी मूलभूत सुविधाओं पे कितना ध्यान दिया गया और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं, इसलिए राहुल गांधी की जो नीयत पे सबका विश्वास है और आगे जो है चल करके राहुल गांधी के साथ जो है लोग जुड़ेंगे और भारी मात्रा में जुड़ेंगे। बिल्कुल। वैभव जी, सुन लिया होगा आपने, शिकन है लेकिन दिखाना चाहते नहीं आप। दूसरी एक यात्रा आप भी निकाल रहे हैं राजस्थान में, जनाक्रोश यात्रा, उसका कितना असर है? नहीं है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा, उसको भी समझना चाहेंगे। ये अंदर जो भय आपको सता तो नहीं रहा है कहीं? अरे रविंद्र जी नमस्कार और मेरे भाई को नमस्कार और अरविंद जी को प्रणाम, बड़े हैं। ऐसा है कि रविंद्र भाई मैं आपको बताऊं कि आज मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की आयुर्वेदिक से। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से है ये? मैं अभी बोलने वाला था रविंद्र भाई कि आपने मेरे दिल से आवाज निकाली। देखिए मुस्कुराहट देखिए, हमारी तबीयत नासाज होने की खुशी देखिए आप हमारे प्रतिद्वंदी दल को। आप ये देखें, ये नहीं गया कि ना मुस्कुराए 2 मिनट के लिए और मेरे को बोल देंगे। नहीं वैभव जी, आप स्वस्थ बने रहें, ऐसा कोई नहीं चाहता, आप स्वस्थ हों और अच्छे से स्वस्थ होकर डिबेट करें। स्वस्थ रहेंगे तो आप हमारे साथ दिखेंगे। हाँ, हम चाहेंगे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो मैं एक बात बताऊं, देखिए ऐसा है कि राहुल जी
देश का भ्रमण कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। वो भांति भांति का खाना खा रहे हैं, भांति भांति के लोगों से मिल रहे हैं, भांति भांति की सड़कों को देख रहे हैं, बिजली पानी देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना के द्वारा दिए गए सिलेंडरों पे खाना बना हुआ है उन पे देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को खुशी होती है। काश मेरे को और रत्नाकर जी को भी कभी मौका मिलेगा इस तरह देश का भ्रमण करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, किसी और के खर्चे में मजा तभी आएगा, नहीं तो स्वयं तो मतलब भाई साहब कहाँ होगा वो। खैर कोई बात नहीं। तो ये अच्छा लगेगा, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं और सच्चे दिल से कर रहे हैं तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वो इस तरह देखें, चाहे कैश देख ले, चाहे काइन देख ले। अब अपने को नहीं तो पता राजस्थान में आपके लिए क्या ऐसा ना हो जाए कि अंगूर खट्टे हैं? हाँ, अब अपन राजस्थान पे आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट में रत्नाकर भाई को मैं गुजरात की जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमने उसके बाद डिबेट नहीं करी है इस मुद्दे पर, और हमारी हिमाचल की या गुजरात की? गुजरात नहीं, मैं हिमाचल पे भी आ रहा हूँ। और गुजरात की बहुत हीटेड डिबेट थी उस दिन, हमें याद है, और हम हंस रहे थे। हमने कहा था कि ठीक है दोबारा बैठेंगे परसों। 7 दिसंबर की हमारी, नहीं 6 दिसंबर की हमारी डिबेट थी, 6 की या 5 की। और हिमाचल में मैं उनको बधाई इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हिमाचल मेरी हार है, उसकी जीत नहीं है। देखो फर्क है उसके। मैं अगर 14 सीटें 12 सीटें नहीं हारता सीतारमण तो कांग्रेस जीत नहीं सकते थे। डॉलर बढ़ा नहीं है, 12 सीटें, रुपया गिरा नहीं है, डॉलर बढ़ा है। मैं 1 मिनट, मैं अगर हमीरपुर की 12 सीटें नहीं हारता या धर्मशाला की 2 सीटें नहीं हारता तो आप नहीं जीतते, आप सरकार नहीं बनाते। वो मेरी हार है, तो यही होता है ना। मेरे संगठन की कमी है, वो आपके संगठन की कमी नहीं है, आपकी जीत नहीं है, तो इसलिए मैं बधाई नहीं दूंगा हिमाचल। संगठन में वैभव भाई, संगठन में कहाँ कमी आ गई? नड्डा साहब थे, अनुराग ठाकुर जी थे, एकदम से संगठन में कमी आ गई, उन पे सवाल खड़े कर दिया आपने। तो संगठन के अध्यक्ष है भाई, आपका गृह राज्य है। और कभी कभी क्या होता है, आपसी मतभेद होते हैं, और लास्ट मिनट पे कुछ कैंडिडेट्स का चयन और मनमुटाव होने की वजह से, और वो हमने हर दल के अंदर देखा है। भाजपा में थोड़ा कम देखा है, इसलिए अचंभा होता है जब हम बात करते हैं इस तरह। लेकिन होता हर जगह है, मनमुटाव हो गया, हमने कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी ट्यूनिंग नहीं बैठी है, कोई बात नहीं। तो नहीं, ये भी कहा जा रहा कि अपने मोहरे बिठाने के चक्कर में बड़े मोहरे आप इग्नोर कर गए। कुछ भी कह सकते हैं, अभी कुछ भी कह सकते हैं, अभी बातें चल रही हैं उसके ऊपर, अभी समीक्षा चल रही है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं केवल अपना पॉइंट इतना बोल रहा हूँ कि मैं रत्नाकर भाई को हिमाचल की जीत की बधाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वो सहरा, हिमाचल की हार के सहरा अपने सर बांध रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे ये बोलूंगा कि उनको शुभकामनाएं हैं, सरकार उन्होंने बनाई है। आशा है कि हम अगले 5 साल में मैं और रत्नाकर भाई दोनों राज्यसभा में होंगे, और हम इसी तरह बैठ के बात कर रहे होंगे यहाँ पे आपके साथ रविंद्र भाई। तो हम आशा है कि, वैसे मेरी 2nd टर्म होनी चाहिए कायदे से, बट देखेंगे। तो आशा है रविंद्र भाई की हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जिन मुद्दों पर अभी लड़े हैं, इस साल 2022 में लड़े हैं, 27 में उन्हीं मुद्दों को लेकर ना लड़े। नहीं तो क्या है ना, नहीं तो फिर अच्छा, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, गुजरात की अस्मिता को लेकर नहीं जाना आपको आगे? हाँ, अस्मिता नहीं, मतलब बात सिर्फ ये है कि हमें 2027 में कुछ नए मुद्दे होने चाहिए दोनों दलों के पास। क्या मुद्दे थे? सेम मुद्दों के ऊपर, क्या मुद्दे थे आपके पास, बताएंगे आप? गुजरात में तो डेवलपमेंट है और कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है, 2 ही मुद्दों पे जीती है सरकार, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और डेवलपमेंट। रत्नाकर जी सहमत है? गुजरात मॉडल पे जनता ने जोर लगाई है। एक ही आपने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, संगठन को जोड़ने की मजबूती की बात कर ली, आप हिमाचल में राहुल गांधी गए तक नहीं, उसके बाद भी आपको जीत हासिल हो गई। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी हार है, आपकी जीत नहीं, तो उसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र में अगर आदमी 1 वोट से भी हारता है, 1% से भी हारता है और हारता है, तो निश्चित रूप से वो हार ही होती है, और हम जो जीतता है उसकी जीत ही होती है। भाई ये अपने तरीके से जो है उसको कहीं पे फिट कर लें, वो अलग बात है। लेकिन मेरा यही कहना है कि वैभव भाई को कि देखिए, आप लाख कोशिश किए हम लोगों को कि आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन अब हम जो है, आप खुद कांग्रेस युक्त हो गए, भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई। जितने देखे कि मौका परस्त लोग जो है आपके वोट में नहीं, उसके लिए तो जयतिलक जी कह रहे हैं कि छवि तो आपकी जरूर ठीक हुई है, लेकिन जो असर होना चाहिए वो असर नहीं दिखा है। अगर ऐसा होता तो गुजरात में भी दिखना चाहिए था और एमसीडी के चुनाव में भी दिखना चाहिए था।
नहीं देखिए, अभी वही मैं बात करना रह गया, गुजरात की बात कह रहा हूँ। आप पूछ रहे थे कि गुजरात में क्या कारण है कि हम हार गए, तो इसका एक ही कारण था कि देखिए ये जो विकास और डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं वो तो सब जानते हैं कि कितना विकास किया है इन्होंने और किस तरह से सब गरीबों के घरों पे पर्दा लगाकर इन्होंने विकास जो सिखाया है। तो शायद वो विकास दिखा देते बोरिस जॉनसन को और ट्रंप जी को, तो उनको भी समझ में आ गया होता। लेकिन मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही मुद्दा चला गुजरात में, और वो गुजराती प्राइड वाला मुद्दा चला, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य था, अमित शाह जी का गृह राज्य था, तो उन्होंने इमोशनल कार्ड जो खेला वो निश्चित रूप से वहां पे काम कर गया। इसलिए गुजरात में इनको इतनी शानदार जीत मिली। नहीं तो अगर विकास की बात कर लेते, अगर ये रोजगार की बात कर लेते, महंगाई की बात कर लेते, तो ये इन सारे मुद्दों की बात चर्चा ही तक नहीं कर रहे थे ये लोग। जयतिलक जी, हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधती रहती थी। एक तो गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद राहुल गांधी की एक इमेज थी, उसको बनाने की कोशिश की, पप्पू वाली इमेज को उन्होंने क्या साफ कर लिया है। दूसरी चीज ये कहा जाता था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और फिर नेतृत्व क्षमता। ये चार सवाल जरूर खड़े होते थे। चिंतन शिविर के बाद बहुत कुछ बदलाव आए और कहा गया कि कांग्रेस बदलाव लाएगी, कहा जाता रहा, और लेकिन लगातार इस बीच कई नेता छोड़कर भी गए कांग्रेस को। क्या हम ये मान के चलें कि वो सारे मुद्दे इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एक एक करके छीनने शुरू कर दिए भारतीय जनता पार्टी से? और दूसरा सवाल, क्या इससे उन नेताओं को सीख मिलेगी जो छोड़ के जा चुके हैं? उनकी घर वापसी हो सकती है, या अब आने वाले समय में और नेता छोड़कर नहीं जाएंगे? इतनी मजबूत छवि बन चुकी है। देखिए, ये तो काफी कुछ जो है राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर और उनके राजनीतिक उपक्रम के बाद जो नतीजे आएंगे उस पर निर्भर करेगा। हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को बेशक फायदा हुआ है, और मुझे लगता है कि भारत जुड़े या न जुड़े उनके संदर्भों के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने में जरूर कामयाबी मिली है। आमतौर पर कांग्रेस के अंदर से ही ये सवाल उठते थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वह दम नहीं है जो मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि सीधे जो है लड़ाई जब भी चुनाव 2024 में होगा या उसके पहले 19 में हुआ, 14 में हुआ, तो राहुल गांधी बनाम मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को कुछ इस तरह से फ्रेम किया कि आम जनता को जो लगे कि नहीं, ये देश का नेतृत्व या देश की बागडोर जो है किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, और उस रणनीति के हिसाब से कांग्रेस या यूं कहे राहुल गांधी जी वो फेल साबित हुए। देखिए, 2004 में राहुल गांधी जी अपने संसदीय जीवन का शुरुआत किए, और 2004 से लेकर 2022 तक 18 साल में कभी भी वह जो है अपनी क्षमता से यह नहीं दर्शा पाए कि उनके बूते जो है या उनके कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस जो है सत्ता तक पहुंच पाए। 2004 में आपने देखा तो जो कांग्रेस सत्ता में आई, या 2009 में फिर दोबारा आई, तो उसका भी क्रेज आदरणीय सोनिया गांधी जी को ही मिला, क्योंकि राहुल गांधी जी अभी उस समय उतने परिपक्व भी नहीं थे, या नई उनकी राजनीति हुई थी। लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच जो है तकरीबन जो है 49 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 42 विधानसभा चुनाव में तकरीबन हार हुई है कांग्रेस की। यानी राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष परोक्ष जो है राजनीतिक गुना भाग या उनके राजनीतिक कला कौशल के बावजूद भी कांग्रेस को मुकाम नहीं मिला है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी यह कहीं ना कहीं जो है, आपने जो कहा कि कांग्रेस के अंदर जैसे ग्रुप 23 के नेताओं की जो आवाज बुलंद होती थी, चाहे अहमद पटेल साहब चले गए या सिंधिया जी चले गए, या गुजरात में ही देखिए हार्दिक पटेल और वो अल्पेश वगैरह, तो ढेर सारे ऐसे नेता गए हैं। वो ऐसे ही नहीं गए, उनको एक भाजपा ने उनको पद भी दिया, प्रतिष्ठा भी दिया, एक मुकाम दिया, भविष्य की राजनीति का स्पेस दिया। कांग्रेस को इन सारी चीजों पर विचार करना होगा। लेकिन जानते हैं रविंद्र जी, सबसे बड़ी चीज जो 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होंगे, चलिए उसमें 4 राज्य जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तो पूर्वोत्तर के हैं, बहुत भारतीय राजनीति पर प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन दक्षिण के जो कर्नाटक और तेलंगाना के होंगे, और फिर इधर नॉर्थ इंडिया के पश्चिमी के जो राजस्थान है, आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, अगर इसमें 3 राज्यों में विशेष रूप से कांग्रेस अगर बेहतर नहीं करती है या वापसी नहीं करती है, तो निसंदेह जो है राहुल गांधी के फिर जो है नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेगा। और मेरा मानना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक फलीभूत जो होने वाला है। लेकिन अरविंद जी, कम से कम कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा भी तो होना चाहिए कि जो मजबूत छवि नरेंद्र मोदी जी बना चुके हैं उनको टक्कर देने के लिए, क्योंकि आप ओवरऑल तो एक चेहरा लेकर पहुंचेंगे ना।
बिल्कुल, देखिए इसी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जी को कांग्रेस तराशने का काम कर रही है। लेकिन जब भी ये लड़ाई राहुल बनाम जब मोदी होता है तो आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में, चाहे यूपी में देख लीजिए, गुजरात में देखिए, अन्य राज्यों में जहां हुआ है, विधानसभा से करीब 10% अधिक जो है लोकसभा में भाजपा को जो है वो शेयर बढ़ जाता है। यानी मोदी जी के ब्रांड के नाम पे, यानी उनके नेतृत्व क्षमता के नाम पे ये सारी खूबियां जो है राहुल गांधी को स्वयं जो है पैदा करनी होगी, या देश का भरोसा जीतना होगा। ये भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो। बेशक इन मुद्दों में दम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके द्वारा उठाया जा रहा है, जनता में उसकी कितनी विश्वसनीयता है, कितना जन स्वीकार्यता है, ये सारी चीजें जो है साबित करनी होगी। और यही सबसे बड़ा चीज राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती रही है कि वह बार बार जो है साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब वो कसौटी पर जब कसा जाता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को या उनको बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिखती है। जी, और यही रत्नाकर जी सवाल भी है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल आपके कांग्रेस पार्टी के लिए है कि क्या आपके पास वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए, क्योंकि उनकी जहां तक लोकप्रियता की बात आती है तो देश और विदेश दोनों जगह हैं, और उनके द्वारा किए गए काम, वो कहते हैं जो मैं कहता हूं वो करता हूं, वो लगातार करते जा रहे हैं, उनके एजेंडे में जो काम शामिल है वो भी लगातार करते जा रहे हैं। तो ऐसे में तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा आपके संगठन को तो मजबूत कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा चेहरा देने में कामयाब नहीं हो पाई है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दें। रविंद्र जी, देखिए, जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, तो मैं यही कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी मार्केटिंग में जो है बहुत ही एग्रेसिव हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। उनको पता है कि उनको किस तरह से मार्केटिंग करके उनको छवि बनानी है। तो निश्चित रूप से वो जिस प्रकार उन्होंने मार्केटिंग किया उससे उनका ब्रांड बना, लेकिन वो ब्रांड हर जगह नहीं चला। उनका ब्रांड जो है मोदी वो गुजरात में चला, लेकिन अगर वही ब्रांड की बात करें तो वो ब्रांड एमसीडी चुनाव में क्यों नहीं चला, वह ब्रांड जो है हिमाचल के चुनाव में क्यों नहीं चला। तो कहीं न कहीं ये जो मार्केटिंग करते हैं, कुछ जगह सफल होते हैं, कुछ बहुत सारी जगह असफल भी हुए हैं। और रही बात नेतृत्व क्षमता की, तो आज देखिए रविंद्र जी, विपक्ष में अगर कोई सबसे बड़ा नेता और सबसे मजबूती से आवाज उठाने वाला, निडर और निष्पक्ष आवाज उठाने वाला कोई नेता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं वो तो हम हैं, वो तो चुनौती देने पहुंच गए गुजरात में, आपकी सीटें काट ली उन्होंने। केजरीवाल जी देखिए, ये बुलबुले की तरह हैं, बहुत तेजी से उभरे हैं, बहुत तेजी से विलुप्त भी हो जाएंगे। और हम जो है 137 साल पुरानी पार्टी है और हमारा संगठन है, और हम हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारा रत्नाकर जी, ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि आपको दिल्ली से उन्होंने लापतागंज कर दिया, उसके बाद पंजाब में आपसे सत्ता छीन ली, और आप एमसीडी में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, गुजरात में उन्होंने आपकी सीटें काट ली, और आप उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो बीजेपी हल्के में ले रही है, आप हल्के में ले रहे हैं। हाँ, दुश्मन को हमने हल्के में लिया था, पंजाब में हमने हल्के में लिया था, दिल्ली में हल्के में लिया था, जिसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ा। लेकिन राजनीति में तो कोई दुश्मन होता ही नहीं है। कोई नहीं, दुश्मन मतलब विपक्षी पार्टी। दुश्मन के कहने का मतलब यही है कि विपक्षी पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, लेकिन अब हम कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम हर बिंदु पे अपना अध्ययन करके एक रणनीति तय करना चाहते हैं, जैसा कि हमने हिमाचल में भी किया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमने हिमाचल में चुनाव लड़ा, और लोग बड़ी सभाएं हमने किया नहीं, नुक्कड़ सभाएं किया, घर घर जाकर लोगों से मिले। हमने जो चुनावी पीएम पद का चेहरा कौन होगा, प्रियंका जी होंगी या राहुल गांधी? रिपीट करिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री पद का चेहरा आने वाले समय में किसे रखेंगे, प्रियंका जी को या राहुल को? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के चेहरा हैं और रहेंगे भी आगे। और वही एक बुलंद जो आवाज है, प्रियंका गांधी जी बिल्कुल उनकी बहन है और पार्टी के लिए काम करती है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं वो राहुल गांधी ही हैं, उतनी ही मजबूती के साथ। हम कम से कम ये समझते हैं कि कल को आपको अगर गठबंधन की जरूरत पड़े तो ममता बनर्जी या बाकी लोग केसीआर वगैरह ना सुन लें आपको, क्योंकि वो भी अपने अपने अंदर एक अलग तरह के ख्वाब संजोए हुए हैं। ऐसे में कैसे मना पाएंगे? वैभव जी, राहुल गांधी होंगे चेहरा, और आप जो है जितनी भी यात्रा निकाल रहे हैं उसका असर भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी आपकी जो अपनी नीतियां हैं वो धीरे धीरे करके जनता को समझ में आने लगी हैं, और उसका इशारा हिमाचल से मिल गया है और बाकी अलग अलग जगहों से मिल गया है। अभी थोड़ा उनको नाकामयाबी जरूर मिली है गुजरात में, लेकिन अब जनता की समझ में आने लगा है कि कड़ी कमजोर कहां है भारतीय जनता पार्टी की।
मेरा मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहेगा इसके ऊपर। मेरे पास कुछ नॉलेज है इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं वो अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक आंसर देख रहे हैं तो आप मेरे से वो स्पेसिफिक रूप में प्रश्न कर सकते हैं, तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन बड़ी पिक्चर जो है वो अभी हमारे पास ये परसों की मीटिंग में उठा था और इस पे विचार भी हुआ है और उस पर जवाब भी दे सकता हूं मैं, लेकिन ये सही समय नहीं रहेगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जवाब देने का। ठीक है, तो चुनौती आपके लिए क्या बड़ी है? अरविंद केजरीवाल है या राहुल गांधी? तो मैं आपको बताता हूं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों का स्वागत करती है मैदान में, एक बात तो बड़ी क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि कि अन्य राजनीतिक दल तब तक राजनीति में रहें जब तक वो जनता की सेवा कर सकते हैं। यानी जो पुरानी राजनीति होती थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, कि बूथ कैप्चर कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, मर्डर केस माफ कर दिए, रेप केस माफ कर दिए, अगजनी कर दी, वो सारा काम ना करें। जनता चाहती है हॉस्पिटल बनाने के लिए आप उनको हॉस्पिटल दें, जनता लोटस चला दें। नहीं, भारत जोड़ो, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नाम इसीलिए दिया वैभव जी, भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए दिया, उन्होंने कहा कि भाई नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं केवल नफरत की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्राइम युक्त राजनीति की भी बात कर रहा हूँ। मैं आप समाज में, पता है भारत के समाज में आप नफरत कर लेंगे, मैं अरविंद जी को बोल दूंगा मैं नहीं पसंद करता हूँ उनको, और अरविंद जी मेरे को बोल देंगे वो मेरे को नहीं पसंद करते हैं, या मैं आपको बोल दूं और आप रत्नाकर भाई को बोल दें, रत्नाकर भाई मेरे को बोल दें, हमें कोई फर्क नहीं है, हम फिर भी जी लेंगे समाज में, सब लोग एक। लेकिन एक टर्म यूज किया था ना प्रधानमंत्री जी ने, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स का, तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स भी कौन यूज करता है? हाँ, लेकिन क्राइम युक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं गुंडे भेज रहा हूँ किसी को मारने के लिए, मैं गुंडे भेज रहा हूँ किसी के जमीन को हथियाने के लिए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। अब इसके अंदर अपन आकलन कर सकते हैं कि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अगर एक बात कहूंगा तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स में स्पिरिचुअली अगर बात करी जाए तो मेरे दिमाग में जो मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, वो करीब 7 जने सोचते हैं सेम आइडिया। तो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चेहरे के 3 इंसान होते हैं और हर सोच के 7 इंसान होते हैं, 7 लोग होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अपने को बीच में जाके देखने की जरूरत है, केवल और केवल कंपटीशन नहीं। लेकिन आप जब आप लोग सवाल उठाते हैं ना कि इनका संगठन कमजोर है, तो आपके यहाँ तो वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है नहीं, आपके यहाँ तो सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलता किसी को, सबकी आवाज दबा दी जाती है। अच्छा, हर घर के मुखिया का अपने घर को बड़ा करने का, अपने घर को ग्रो करने का, अपने घर को चलाने का एक अलग तरीका होता है। देखिए रविंद्र भाई, आप अपने घर को किस तरह संजोते हैं, किस तरह बच्चों को बड़ा करते हैं, वो डिफरेंस है उसमें, जिसमें अरविंद जी बड़ा करते हैं या रत्नाकर जी बड़ा करते हैं या मैं करूंगा या कोई भी अन्य व्यक्ति करेगा। तो क्या है कि कोई भी दल 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो कोई भी दल, राजनीतिक दल, उसकी सबके एक अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। हमने जो कांग्रेस को कार्य करते हुए देखा है, देखिए मैं आप तीनों से छोटा हूं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैं तो मॉडर्न पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं, मैं पुरानी पॉलिटिक्स का हिस्सा था ही नहीं। अगर राजस्थान की बात करें तो मैं अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं ही नहीं, वो तो मेरे नाना जी थे। लेकिन मैं आज की तारीख में सचिन पायलट को जब देखता हूं तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली देख सकता हूँ कि क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप समझे, मैं मॉडर्न पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ। तो मैं जब पुरानी पॉलिटिक्स बनस्पत आज की पॉलिटिक्स को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि देखिए हमने जिस तरह से कांग्रेस को देखा है फंक्शन करते हुए या उनके संगठन को देखते हुए, वो कितना ही दीवार पे चढ़ के बोलने कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा अभी भी संगठन तोड़ो यात्रा है, कांग्रेस की जोड़ो यात्रा में ही इतने डिफरेंसेस दिखे। तो मैं ये देखता हूँ कि वो अपने पुराने स्वभाव को, अगर रत्नाकर भाई ये बोलते हैं और बाकी सुप्रिया श्रीनेत है या जरिता है, अभिषेक, कोई भी बोलता है, सब बोलते हैं कि हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं। एक तो इनको याद होना चाहिए कि इस पार्टी को टूटे हुए बहुत बार हो गया, बहुत बार टूट गई है। टूटी है या बिखरी है? टूटी है, बिखरी नहीं है, टूटी है। और उसके बाद बिखरना हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या आज की कांग्रेस पार्टी, रत्नाकर भाई जिस कांग्रेस पार्टी के हैं वो तो कांग्रेस इंदिरा के पार्टी के, ये 100 साल नहीं, वो तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का पूरा बायोडाटा आप बता रहे हैं। मैं भी हिस्सा हूँ,
जो भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने सवाल ये पूछा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की तरफ जब वो इशारा करते हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो ये संदेश कहीं ना कहीं साफ गया है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताऊं आपको, देखिए अल्टीमेटली जी, रत्नाकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं रत्नाकर भाई, मैं जवाब 1 मिनट के लिए अपनी बात खत्म कर लूं, वो थॉट आया हुआ है। हाँ। तो क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर राहुल जी के साथ, और मेरे को अच्छा लगता है जब भीड़ होती है, अच्छा लगता है, अच्छे गाने चल रहे हैं, सब है, लेकिन उपयुक्ता होती है। आज भी एक केस हो गया, 3 साल की सजा होने को आई है उसके अंदर, जयराम रमेश। नहीं, वो ये कह रहे थे कि ये जो भीड़ है ये बुलाई गई नहीं है, ये बोल रहे हो। 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। हाँ। 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो वो है जो सब लोग बात कर रहे हैं कि भीड़ बुलाई गई। मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि ये यात्रा वहां से निकल रही है जहां से कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक रहा है हमेशा, आज भी रहा है। अगर मेरा वोट बैंक 60% भारत दे रहा है मेरे को वोट, तो 40% अभी भी कांग्रेस का है ना। ठीक तो है, लेकिन वो उसको भुना नहीं पा रहे। हाँ, रत्नाकर जी बात रखिए। तो 2 लाख लोग अगर रैली में आ भी रहे तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरे मित्र जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी ही पार्टी में मॉडर्न पॉलिटिक्स में आज भी वो जो रूढ़िवादी मानसिकता जो लेकर बैठे हुए हैं लोग, किस तरह से देश में नफरत का एक पैगाम देने का काम करते हैं। मैं अभी कल के न्यूज में ही देख रहा था कि इस तरह से एक मूवी के ऊपर जो है, उस पूरे गाने को देखिएगा, अगर पूरे गाने में एक अभिनेत्री जो है 10 रंग के कपड़े पहनी है, लेकिन इनके मंत्री जो गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक रंग के ऊपर जो है पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया है। तो क्या है नफरत? ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में आपकी नफरत फैलाने का एक एजेंडा बचा है। और सुनिए, और आजकल देखिए, आज और एक महंत जी की मैं भाषा सुन रहा था कि एक साधु होता है जो वह जो है अहिंसावादी होता है, वो हिंसा का कोई स्थान नहीं रखता अपने जीवन में, चाहे वाणी में हो चाहे कर्म में हो, वो हिंसा का कोई स्थान नहीं रखता। लेकिन वो राजू दास है, या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इनकी मूवी जब भी आती है तो उस मूवी को जो है बायकॉट किया जाए, और जिस थिएटर में मूवी लगी है वो मूवी को फूंक दिया जाए। देखिए दिक्कत क्या है ना रत्नाकर जी, दिक्कत क्या है कि वो ऐसी चीजों का फायदा उठा ले जाते हैं, अगर आपके मुताबिक हम माने। लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको तो अपने ही पीछे घसीट देते हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसको काट देते हैं। आपके कई नेताओं के अगर बयान सुन लें तो आप अपनी छवि मजबूत करते हैं, लेकिन कुछ नेता आपके ऐसे बयान दे देते हैं जिससे आप बैकफुट पर चले जाते हैं। तो आपकी लड़ाई तो अपने अंदर खाने से है ना, अपने लोगों से है। देखिए निश्चित रूप से जो अगर वो सियासत में तड़का लगाते तो इसका उनको फायदा मिल जाता है, लेकिन आपका तो नुकसान अपने लोग कर देते हैं ना। संगठन में देखिए हमारी जो है सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, अपनी बातों को रख सकता है। उसमें कुछ लोग इस तरह से बातें भी रख जाते हैं जो सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो गलत मैसेज समाज को चला जाता है। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हैं जो संगठन में बड़े नेता हैं उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जहां कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और आज भी जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। और नफरत, कल परसों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कल का ही एग्जाम्पल लीजिए, पूरे देश में पठान मूवी का बाइकॉट करने का एक संदेश भी लेना होगा कि टूटे संगठन से जनता की लड़ाई को कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपको ये भी समझना होगा। रत्नाकर जी आपसे शुरू करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे थोड़ा सा इस बात को। कई बड़े चेहरे जो है इस यात्रा से जुड़ते चले गए, एक नाम ऐसा भी जुड़ा जिस पर हर कोई हैरान रह गया, वो है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। क्या लगता है उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ, जो बातचीत हुई, या जो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, उससे कुछ असर पड़ेगा? और कितना सही मानते हैं आप इसको? देखिए रघुराम राजन जी जो है एक ये अरविंद जय तिलक जी से सवाल हमसे पूछ रहे हैं जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल, यह असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उनकी नीतियों को लेकर के चाहे आलोचना रही हो चाहे सकारात्मकता रही हो, उसका अपना एक परिप्रेक्ष्य है। और उनका जो है राहुल जी के यात्रा के साथ शामिल होना निसंदेह जो है एक संकेत देता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे वे सहमत नहीं है। तो यह एक परसेप्शन, राजनीति में धाराओं का बड़ा महत्व होता है, और व्यक्ति के खड़ा होने से, समर्थन देने से, न देने से उसका भी अपना एक असर होता है। तो रघुराम जी का जो है राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल होना निसंदेह जो है
इसी चीज को रेखांकित करता है कि देखिए भाई, जो सरकार की जो नीतियां हैं, विशेष रूप से जो आर्थिक नीतियां हैं, वो देश के अनुकूल नहीं है। और राहुल गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ, यानी उनके साथ खड़ा होने का मतलब कि उनके नीतियों का समर्थन करना हुआ। तो वो गंभीरता अब रह जाएगी क्या? एक गवर्नर के तौर पर, पूर्व गवर्नर के तौर पर जनता जिस तरह से, वो अगर किसी साइड में खड़े नहीं थे तब तो गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन अगर वन साइडेड आप हो गए तब क्या उन्हें उतनी गंभीरता से लिया जाएगा? देखिए रविंद्र जी, राजनीति पलटकर वार करती है। बेशक आपने सही कहा, गंभीरता इसलिए नहीं रहेगी कि जब आम आदमी यही धारणा बनाएगा कि लग रहा है कि गवर्नर रहते हुए भी ये सरकार के आलोचक रहे और कहीं न कहीं अंदर खाने में जो है कांग्रेस का समर्थक रहे हैं, तो ये जनता जो है धारणाएं बना लेती है। एक प्रश्न का और मैं उत्तर दूंगा। आदरणीय रत्नाकर जी कह रहे थे मोदी ब्रांड का असर एमसीडी में क्यों नहीं दिखा, हिमाचल में क्यों नहीं दिखा। मैं कहा कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब वो असर दिखता है। उदाहरण के लिए 2018 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती। लेकिन एक साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान के 25 में 24 सीटें भाजपा जीत गई मोदी जी के नाम से। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें जीत गई, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें जीत गई। ब्रांड इसी को कहा जाता है कि वो व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, देश को लगता है कि इस व्यक्ति के हाथ में बागडोर देनी है, तो निसंदेह जो है उस आधार पर वह जो है वोट करता है। आपको याद होगा रविंद्र जी, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी तो एक एंटनी समिति बनी थी और उसके जो रिपोर्ट सामने आए थे उसमें साफ उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो है हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पे जो है लोगों ने, देश के लोगों ने लिया, इसी वजह से जो उसे करारी हार हुई है। तो उसके बाद आपने देखा कि 19 में जब चुनाव हुआ तो राहुल गांधी जी किस किस तरह मंदिर के पास, मंदिर में नहीं, लेकिन एक सवाल और उठता है ना यहाँ पर अरविंद जी, कि यही ब्रांडिंग फिर मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं होती है, सिर्फ एक चेहरे के लिए क्यों? दरअसल देखिए, जब देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है तुलनात्मक रूप से, अगर ये हम आप चाहे भले कहें कि कांग्रेस में चेहरा कौन होगा, लेकिन ये दुनिया मानती है, देश मानता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल जी ही प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कोई किसी को शक शुबह नहीं है। तो उस परिस्थिति में राहुल गांधी बनाम मोदी की जो तुलना होने लगती है और कहीं ना कहीं जो है लोगों को लगता है कि नहीं, मोदी जी काफी देश के लिए जो है बेहतर साबित होंगे। अन्यथा क्या वजह है कि 52% जो है वोट जो है एनडीए को मिल जाता है और मोदी जी के नाम पे जो है जो राज्य विधानसभा चुनाव जीतता है, पार्टी जीतती है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा वहां जीत जाती है। कहीं ना कहीं इसका एक अपना जो है प्रभाव तो दिखता ही है। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये केवल ब्रांडिंग कह देने से मात्र नहीं होगा। एक ब्रांड का मतलब भरोसा है, राजनीतिक विश्वसनीयता है। तो ये पूंजी जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को कमानी होगी, खड़ी करनी होगी और देश को भरोसा देना होगा, तब जाकर के शिद्दत के साथ जो है भाजपा के साथ यानी मोदी जी के साथ मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि वैभव जी की अगर ब्रांडिंग सही हो जाए तो वो फिर राहुल गांधी की चुनौती दे सकते हैं। खैर, वैभव जी की ब्रांडिंग किस तरह की होगी ये तो देखना होगा। लेकिन वैभव जी, कुछ सवाल बहुत गंभीर उठाए गए हैं, किसानों को लेकर सवाल गंभीर उठाए गए हैं कि भाई किसानों को जो मुनाफा मिलना चाहिए, आयात निर्यात की भी बात हुई कि जब पूरी पॉलिसी बनाई जाती थी उससे नुकसान किसानों का ही होता है। बेरोजगारी की बात उठाई गई, भुखमरी की बात उठाई गई, महंगाई की बात उठाई गई। इन सबसे आप बहुत पीछे क्यों हो जाते हैं? इन मुद्दों को छूना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि पूरे देश की बात करी उन्होंने। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे को आपके साथ डिबेट करने में इतना अच्छा लगता है। हम लोग एकदम ढंग से कई बार फंसा देते हैं आप, लेकिन बहुत सटीक प्रश्न है आपका। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मुद्दे आपने उठाए हैं, इन मुद्दों पर जिस दिन राजनीति होना बंद हो जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सरकारी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ग्राउंड पे, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी अगर आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, तो वहां पे ये जो पॉलिसी है, ये जो मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे रहेंगे ही नहीं। ये राजनीतिक मुद्दे हैं ही नहीं, इन पे लोगों को बरगलाया ही नहीं जा पाएगा। अब मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल, मतलब 1 वर्ष तक किसान अगर बैठा रहा तो वो राजनीति हो गई। वो अगर अपने हक की लड़ाई के लिए अपना हक मानता रहा तो वो राजनीति हो गई। अगर बेरोजगार युवा आपके पास आकर अगर कह रहा है कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा, उस पर लाठीचार्ज हो रहा, तो वो राजनीति हो गई। ये वही वाली बात है कि देखिए, राजनीति करी नहीं है, कराई जाती है। और अब जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, जब हिंदू मुसलमान होता है तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि
मुसलमानों का कई सालों तक कांग्रेस ने शोषण किया, एक सिस्टमेटिक रूप में, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं। हाँ, तो एक्सप्लॉयटेशन वोट बैंक के नाम पे किया है और वो आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तो उसी तरह किसानों का भी वो जब टिकट बंटवारा होता है उसमें कहीं नजर नहीं आते आपके, क्यों? अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे 100 किसान है टोटल भारत में, 100 किसानों में से केवल 10 किसानों ने या 15 किसानों ने तो क्यों पीछे पूरा प्रोटेस्ट किया? बाकी 80-85 कहाँ गए? नहीं, 80-20 आप कह रहे थे एक जगह। तो आप किसानों नहीं, की बात करें तो वो तो किसान आपको नजर ही नहीं आ रहे थे। आज तो आपने किसान तब भी कह दिया, उस वक्त तो आपको वो किसान ही नहीं नजर आ रहे थे। नहीं, और उसमें मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ। और आज तो शुक्र है आपने किसान बोल दिया। उसके अंदर भी खालिस्तानी सप्लाई आ रही थी, उसके अंदर भी टेररिज्म का एंगल था, उसके अंदर भी। अच्छा, तो वो सब ऐसे थे तो फिर तीनों कानून वापस क्यों ले लिए गए? देखिए, वो अगर ये देश में सरकार जो, देखिए भारत सरकार जो है वो जनप्रतिनिधि होती है। सरकार में मैं और रत्नाकर भाई जनप्रतिनिधि हैं। आप अगर आप अपने चैनल में एक फरमान जारी कर दें कि भाई साहब सब लोग येलो शर्ट ही पहनेंगे, तो वो आपको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट मसला है। लेकिन मैं और रत्नाकर भाई बाउंड हैं पब्लिक लाइफ से, पब्लिक कंडक्ट से। रत्नाकर जी कहते हैं, जवाब दीजिए। तो जनता ने बोला, हमने वापस कर लिया। इसमें कोई रत्नाकर जी जवाब सोचने की बात ही नहीं। देखिए क्या है, जिस 3 कृषि काले कानून को इन्होंने लागू किया, इनके खुद घर के बड़े घटक, हमने बड़े मुद्दों की बात करी, क्यों अलग हो गए ये बता नहीं पाएंगे। क्योंकि नीतियां जो थी वो किसान हितैषी नहीं थी, किसान विरोधी थी और पूंजीपतियों के हक में जो है बनाए गए थे। इसलिए इन्होंने मजबूरी में, किसान जब इतने लंबा प्रोटेस्ट किया, 600 किसान जब शहीद हो गए, तब जाके इन्होंने वापस ली है। ये कोई इनका मन का नहीं है कि मन किया तो वापस कर लिया। देखिए, दूसरी चीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा रविंद्र जी। हाँ, संक्षेप में बोल दीजिए, फिर आखिरी टिप्पणी लेनी है अरविंद जी। जी, आखिरी टिप्पणी देना चाहता हूँ कि अभी बात चल रही थी रघुराम राजन की कि वो अगर हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो उसको निष्पक्षता की छवि जो है उनके अंदर नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बड़े लोग जो है, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। आप अपने लाल बहादुर शास्त्री के पोते जी हैं, वो जुड़े, महात्मा गांधी जी के पोते हैं, वो जुड़े। रत्नाकर जी आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे हम अरविंद जयतिलक से। सारे लोग इस यात्रा के साथ जुड़ते हैं। अरविंद जी, सिर्फ चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे, खोया क्या है, पाया क्या है? रविंद्र जी, मैंने पहले कहा कि अब कांग्रेस जो है इससे नीचे की स्थिति में अब वो चाह करके भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका काफी कुछ नुकसान हो चुका है, नेतृत्व से लेकर के उसके संगठन तक। हाँ, पाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसे न केवल जो है अपने संगठन को मजबूत करना होगा, बल्कि नेतृत्व को भी, जो नेतृत्व कर रहा है इस समय, चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, जिसको कांग्रेस अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है किरदार माने। ठीक है, कोई कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जिससे 2024 का सफर आसान हो जाए कांग्रेस के लिए, बाकी दलों के लिए? कांग्रेस के लिए देखिए, हमसे पूछ रहा है। जी जी। नहीं, कांग्रेस के लिए तो बेशक जो है ढेर सारे हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस जो है उठाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उस पर जनता की सहमति का मुहर नहीं लगेगा। ठीक है, यानी जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो जनता की समझ में आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समझना ये होगा कि जिस यात्रा के जरिए मजबूती लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जनता के दिलों में अगर वो बात उतरती है, ऐसा तभी संभव हो पाएगा। क्योंकि यहां पर मामला यह भी है कि ब्रांडिंग किस तरह की हो रही है, किस चीज को आप किस तरीके से उठाते हैं। शायद यही संदेश आम आदमी पार्टी जो है कभी कभी मजबूती से देती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद हर कोई यह कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस जड़ों में है, और ये बात कांग्रेस कहती हुई नजर आई। लेकिन कितना फायदा आने वाले समय में मिल पाएगा कांग्रेस को, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।